वैम्पायर एक ऐसा पिशाच, दानव और मॉन्स्टर जिसे कि लोगों को मारना और उनका खून पीना पसंद है, जिसे कि स्वाभाविक ही बुरे कामों के लिए बनाया गया था या वह खुद बना था। रात में निकलने वाला नरभक्षी क्रीचर जो कि अंधेरे का शासक है। वैम्पायर शब्द सुनते ही शायद आपके दिमाग में एक खतरनाक मॉन्स्टर्स इमेज आती होगी, पर क्या आपको वैम्पायर की असली ओरिजिन के बारे में पता है? क्या आप जानते हैं कि कैसे बना पहला वैम्पायर? कौन था पहला वैम्पायर और क्यों बना वह वैम्पायर? मैं आपका होस्ट और दोस्त ले चलता हूं आपको एक ऐसे शख्स की लव स्टोरी की तरफ जिसने कि अपने प्यार को पाने के लिए खुद तक को नीलाम कर दिया। एक ऐसी प्रेम गाथा जिसने प्यार शब्द की डेफिनेशन ही बदल डाली, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि प्यार का मतलब हासिल करना ही नहीं होता। So after the huge intro, let's get back to our video. The origin of a vampire. या यूं कहें एम्ब्रोजियो, a lover or a vampire. ये एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए जो इस वीडियो को देखेंगे, और इस बात का फैसला आपने ही करना है कि ये एक मिथ थी या रियल स्टोरी। कौन था एम्ब्रोजियो? एक प्रेमी जिसने अपनी प्रेमिका की खातिर दुखों को झेला, या फिर एक खून का प्यासा पिशाच? तो स्टोरी की शुरुआत होती है 450 बीसी के आसपास इटली में जन्मे एम्ब्रोजियो नामक शख्स से। एम्ब्रोजियो एक यंग एडवेंचरर था और वह ग्रीस देश में बसे डेल्फी नामक शहर में जाना चाहता था। वह वहां पर जाकर वहां के प्रसिद्ध पुजारियों से अपना भविष्य जानना चाहता था। जब वह अपने अडल्टहुड में था तब उसने शिप पर सवार हो अपनी यात्रा शुरू की और ग्रीस के एस्ताकोस नामक जगह के वेस्टर्न एज पर जा पहुंचा। वहां से वह ईस्ट की ओर रवाना हुआ और उसने तब तक यात्रा की जब तक कि वह डेल्फी के शहर नहीं पहुंच गया। डेल्फी में अपोलो नामक सन गॉड का सबसे बड़ा टेंपल था और ये शहर पिथिया नामक पुजारिन का घर भी था, जिसको कि द ओरेकल्स के नाम से भी जाना जाता है। पिथिया अपोलो के टेंपल के भीतर एक चेंबर में बैठती थी जहां पर वह उन लोगों के लिए भविष्यवाणियां करती थी जो द ओरेकल्स की विजडम को खोजते हुए वहां आते थे। पिथिया की सारी प्रोफेसीज अपोलो के द्वारा प्रेरित होती थी। जब एम्ब्रोजियो अंत में टेंपल में पहुंचा तो वह वहां पर पिथिया से बात करने गया। पिथिया, जिसके की शब्द अक्सर रहस्यमय होते थे, उसने एम्ब्रोजियो को सिर्फ 4 शब्द बोले और वह थे श्राप, चांद और खून बहेगा। एम्ब्रोजियो ये सब सुनकर वहां से तो चल पड़ा, पर उस रात वह चैन की नींद ना सो पाया। वह टेंपल के बाहर फिर आ खड़ा हुआ और पिथिया के शब्दों के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो एम्ब्रोजियो ने महसूस किया कि वह तो सारी रात ही नहीं सोया था। जब वह वापस शहर की तरफ जा रहा था तो उसने सफेद रोब्स पहने एक सुंदर लड़की को टेंपल की ओर जाते देखा। वह भागकर उसकी तरफ गया और खुद को इंट्रोड्यूस करवाने लगा। एम्ब्रोजियो को पता चला कि उस लड़की का नाम सेलन था और वह टेंपल में एक मेडन थी। ओरेकल उसकी बहन थी और इसी कारणवश वह टेंपल की देखभाल करती थी। उसकी बहन जब अपनी भक्ति में बेहद लीन होती थी तब उस समय सेलन उसका ध्यान रखती थी। अगले कुछ दिनों तक एम्ब्रोजियो सुबह के समय सेलन को टेंपल के बाहर रोज मिलता रहा और वह एक दूसरे को चाहने लगे। जिस दिन एम्ब्रोजियो का ग्रीस में आखिरी दिन था, उस दिन उसने सेलन को उसके साथ विवाह करने और उसके साथ इटली को चलने के लिए पूछा। सेलन मान गई तो एम्ब्रोजियो ने सेलन को कहा कि फिर वह सारी तैयारी करने के बाद उसे अगली सुबह वहीं टेंपल के बाहर मिलेगा। अपोलो द सन गॉड ये सब देख रहा था। वह भी सेलन को पसंद करता था और वह इस बात से खफा था कि एम्ब्रोजियो उसके टेंपल में आया और उसकी एक दासी को अपने साथ ले जा रहा था। उसी दिन सूर्यास्त के समय अपोलो एम्ब्रोजियो के पास आया और उसे श्राप दिया कि अगर एम्ब्रोजियो की स्किन ने उस दिन के बाद अपोलो के सूरज की रोशनी को छुआ तो वह जल जाएगा।
इस बात से एम्ब्रोजियो परेशान हो गया, क्योंकि अगली सुबह वह सेलन के साथ वापस इटली को जाने वाला था और अब वह इस श्राप के कारण अपने दिए वचन को पूरा नहीं कर सकता था। कोई और रास्ता ना मिलने की वजह से वह एक केव में हेडिस के पास सुरक्षा के लिए पहुंचा। हेडिस, जो कि अंडरवर्ल्ड का गॉड था, ने उसकी सारी दास्तान को सुनने के बाद उसके साथ एक डील की। उसने एम्ब्रोजियो को कहा कि अगर वह उसको आर्टेमिस का चांदी का धनुष चुरा कर ला कर देगा तो बदले में हेडिस उसको और सेलन को अंडरवर्ल्ड में सुरक्षा देगा। हेडिस की डील में यह भी शामिल था कि वह एम्ब्रोजियो को एक जादुई लकड़ी का धनुष और शिकार करने के लिए 11 तीर भी देगा। उनसे जीती हंटिंग ट्रॉफीज को वह आर्टेमिस के आगे पेश करेगा, जिससे कि वह आर्टेमिस का विश्वास जीतेगा और फिर उसका सिल्वर धनुष चुरा लेगा। पर उस जादुई धनुष और तीरों को पाने के लिए एम्ब्रोजियो को अपनी सोल को हेडिस के पास तब तक के लिए गिरवी रखना होगा जब तक कि वह सिल्वर धनुष के साथ वापस नहीं आता। और अगर वह ये सब करने में कामयाब नहीं होगा तो उसे हेडिस के पास सदा के लिए रहना होगा और वह फिर कभी सेलन के पास वापस नहीं जा पाएगा। कोई और विकल्प ना होने की वजह से एम्ब्रोजियो ये सब करने के लिए मान गया। एम्ब्रोजियो के पास सेलन तक ये बात पहुंचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसके पास चमड़े से बने पत्थर तो थे, मगर उन पर लिखने के लिए इंक नहीं थी। तो इसी कारणवश उसने अपने धनुष और एक तीर को उठाया और एक हंस को मार गिराया। एम्ब्रोजियो ने स्वान के पंख को एक पेन और उसके ब्लड को इंक की जगह पर यूज किया और सेलन को एक खत लिखा जिसमें कि उसने सेलन को सारी बात बताई और उसे ये भी कहा कि वह जल्द ही इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। एम्ब्रोजियो ने उस खत को वहां पर रख दिया जहां पर वह दोनों अक्सर मिला करते थे और खुद सूरज की रोशनी से बचने के लिए जगह ढूंढकर वहां पर छिप गया। स्वाभाविक रूप से उस खत को पढ़ने के बाद सेलन दुखी हो गई, पर वह टेंपल में अपनी ड्यूटीज को निभाती रही क्योंकि वह सन गॉड अपोलो को और क्रोधित नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह सेलन फिर उसी जगह पर गई, पर एक बार फिर एम्ब्रोजियो वहां पर नहीं था, मगर उसने एक और खत देखा जो कि खून से लिखा गया था। ये एक लव पोएम थी जो एम्ब्रोजियो ने सेलन के लिए लिखी थी। 44 दिनों तक हर रोज सुबह होने से पहले एम्ब्रोजियो एक स्वान को मारता और उसके ब्लड के साथ अपनी प्रेमिका सेलन को एक लव पोएम लिखता। स्वान के शरीर से उसका खून निकालकर और उसके शरीर से हर एक पंख नोच कर निकालने के बाद एम्ब्रोजियो स्वान के शव को हंटिंग और मून की गॉडेस आर्टेमिस, जो कि अपोलो की सिस्टर भी थी, को भेंट करता। उसने उम्मीद की कि अगर वह आर्टेमिस का सिल्वर बो चुराने में कामयाब नहीं भी होगा तो भी देवी आर्टेमिस उसके ट्रिब्यूट से खुश होकर अपने भाई अपोलो को एम्ब्रोजियो से उसका श्राप हटाने की बात करेगी। 45वीं रात एम्ब्रोजियो के पास सिर्फ एक तीर बचा था। उसने उसे एक स्वान की तरफ छोड़ा, मगर बदकिस्मती से वह तीर उस स्वान को छू भी ना पाया और उसके पास से होकर गुजर गया। अब एम्ब्रोजियो के पास ना तो ब्लड था सेलन को खत लिखने के लिए और ना ही उसके पास स्वान था आर्टेमिस को ट्रिब्यूट करने के लिए। इस सभी से निराश हो एम्ब्रोजियो जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। एक अच्छे शिकारी और एक वफादार फॉलोअर को रोता देख आर्टेमिस एम्ब्रोजियो के पास आई। एम्ब्रोजियो ने आर्टेमिस से उसके धनुष और एक तीर की मांग की, जिसके साथ कि वह एक आखिरी स्वान को मार उसे भेंट कर सके और सेलन को एक आखिरी खत लिख सके। आर्टेमिस को उस पे दया आ गई और उसने उसे अपना सिल्वर बो और एरो दे दिया। एम्ब्रोजियो ने धनुष को पकड़ा और अपने प्यार को हारता देख वह डेस्परेट हो गया और धनुष को लेकर भागने लगा और हेडिस की केव में जा पहुंचा। जब आर्टेमिस को इस बात का ज्ञान हुआ तो उसने एम्ब्रोजियो को श्राप दे दिया और उस कर्स की वजह से जहां पर भी सिल्वर ने एम्ब्रोजियो की स्किन को छुआ था वहां से उसकी स्किन जल गई। एम्ब्रोजियो ने सिल्वर बो को फेंक दिया और जमीन पर गिर दर्द में चिल्लाने लगा। आर्टेमिस एम्ब्रोजियो की इस धोखेबाजी से बेहद क्रोधित थी।
पर एम्ब्रोजियो ने उससे उसके इस कर्म के लिए क्षमा मांगी। उसने आर्टेमिस को उसकी हेडिस के साथ जबरन की गई डील, अपोलो के श्राप और सेलन से उसके प्रेम के बारे में बताया। उसने गिड़गिड़ाते हुए आर्टेमिस से क्षमा मांगी और उससे कहा कि उसके पास इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं था। एक बार फिर आर्टेमिस को एम्ब्रोजियो पर तरस आ गया और उसने उसे एक आखिरी मौका देने का निर्णय किया। उसने एम्ब्रोजियो को खुद के जैसा एक महान शिकारी बनाया और उसे एक भगवान के जितनी तेजी और बल दिया, और इसी के साथ उसे नुकीले फैंक्स भी दिए, जिसके साथ कि वह किसी भी जानवर का खून निकालकर उससे अपने लेटर्स को लिख सकता था। इमॉर्टैलिटी के बदले में आर्टेमिस ने एम्ब्रोजियो को एक डील को स्वीकार करने के लिए कहा, जिसमें यह था कि उसे और सेलन को अपोलो के टेंपल को छोड़ना होगा और आर्टेमिस की पूजा करनी होगी सदा के लिए। क्योंकि आर्टेमिस एक वर्जिन गॉडेस थी और यह जरूरी था कि उसके फॉलोअर्स भी अनमैरिड और वर्जिन हो, तो एम्ब्रोजियो को भी इस शर्त को मानना पड़ा कि वह कभी भी सेलन को नहीं छुएगा। एम्ब्रोजियो इस शर्त को मान गया। आखिरकार इस रास्ते से वह और सेलन इकट्ठा रह सकते थे। उसने एक अन्य स्वान को मारा और सेलन को एक खत लिखा, जिसमें कि उसने सेलन को डॉक्स पर मिलने के लिए कहा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही सेलन ने खत को देखा और उसे पढ़ते ही वह वहां से भाग गई, इससे पहले कि अपोलो उसको देख पाता। जब सेलन डॉक्स पर पहुंची तो उसने एम्ब्रोजियो का शिप देखा और उसे शिप के भीतर मिलने गई। वहां पर एक लकड़ी का तबूत था जिसके ऊपर एक लेटर पड़ा था। उसमें लिखा था कि वह शिप के कैप्टन को यात्रा की शुरुआत करने का हुक्म दे और उस कॉफिन को सिर्फ उस समय पर खोले जब सूरज छिप जाएगा। और सूर्यास्त के समय सेलन ने कॉफिन को खोला और उसमें एम्ब्रोजियो जिंदा सही सलामत लेटा हुआ था। वह दोनों एफिसियस नामक जगह पर गए, जहां पर उन्होंने सुबह का समय एक केव में गुजारा और रात के समय में आर्टेमिस के टेंपल में उसकी पूजा की। और ऐसे ही उन दोनों ने कई सालों एक दूसरे को बिना छुए और बिना बच्चों के गुजारे, मगर वे दोनों खुश थे कि आखिरकार वे एक दूसरे के साथ जी रहे थे। जब और कई साल गुजरे तो अपनी इमॉर्टैलिटी के वरदान के साथ एम्ब्रोजियो तो जवान रहा, पर क्योंकि सेलन एक मॉर्टल सोल थी तो वह एज्ड होने लगी। एक दिन सेलन बेहद बीमार पड़ गई और वह अपनी आखिरी सांस पर थी। एम्ब्रोजियो इस बात से परेशान हो गया क्योंकि वह जानता था कि वह सेलन के मरने के बाद के जीवन में उसके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी सोल हेडिस के पास गिर भी पड़ी थी। तो रात के समय में एम्ब्रोजियो जंगल में गया और वहां पर उसने एक सफेद हंस को एक छोटी लेक में तैरते हुए देखा। उसने स्वान को पकड़ उसे मारकर आर्टेमिस को बलि दे दी और उससे भीख मांगने लगा कि वह सेलन को भी इमॉर्टल बना दे ताकि वह सदा इकट्ठा रह सके। ये सब सुनने के बाद आर्टेमिस उसके पास आई। एम्ब्रोजियो की सालों की निष्ठा और भक्ति की बदौलत आर्टेमिस ने उसके साथ एक आखिरी डील की। आर्टेमिस ने एम्ब्रोजियो को बताया कि वह सेलन को सिर्फ एक बार छू सकता है और वो भी सिर्फ उसका खून पीने के लिए। ऐसा करने से सेलन की मॉर्टल बॉडी का अंत हो जाएगा, पर उसका खून एम्ब्रोजियो के खून में मिल जाएगा और फिर जो भी एम्ब्रोजियो के खून को चखेगा वह भी इमॉर्टल बन जाएगा। और अगर वह ऐसा करेगा तो आर्टेमिस इस बात का वचन देगी कि वह सदा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। एम्ब्रोजियो इस बात से राजी नहीं था, पर जब उसने सेलन को ये सब बताया तो सेलन उससे ये करने के लिए भीख मांगने लगी। बहुत समझाने के बाद एम्ब्रोजियो मान गया और उसने उसकी बॉडी से सारा खून पी लिया। और जब उसने सेलन के निर्जीव शरीर को नीचे रखा तो सेलन के शरीर में से रोशनी निकलने लगी और वह आसमान की तरफ उठने लगी। एम्ब्रोजियो सेलन की ग्लोइंग स्पिरिट को आर्टेमिस के पास मून पर जाता देख रहा था, और जब वह वहां पर पहुंची तो मून चमकदार रोशनी से खिल उठा और तब सेलन मूनलाइट की गॉडेस बन गई और हर रात वह अपनी किरणों के साथ धरती पर आती और अपने बिलव्ड एम्ब्रोजियो को छूती और अपने उन बच्चों को भी जिनकी रगों में एम्ब्रोजियो और सेलन का ब्लड एक साथ चल रहा है।
और जिनको कि द न्यूली क्रिएटेड वैम्पायर्स कहा जाता है। इस सभी के बाद एम्ब्रोजियो इटली चला गया एक संपूर्ण पिशाच के रूप में। कुछ लेजेंड्स के अनुसार वह इटली की एक सिटी फ्लोरेंस में जाकर रहने लगा, जहां पर उसने पहले वैम्पायर क्लैन को बनाया। इस क्लैन के बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं मिल सकी, मगर यह कहा जाता है कि वह सभी विलिंग वॉलंटियर्स थे जो कि पावर और इमॉर्टैलिटी पाना चाहते थे और उसके बदले में अपनी सोल्स को बेचने के लिए तैयार थे। कहा जाता है कि जो भी कर्स या ब्लेसिंग्स एम्ब्रोजियो के पास थी वह सभी नए वैम्पायर्स पर भी होंगी और वहीं पर उनकी सोल्स अंडरवर्ल्ड में हेडिस के पास चली जाएंगी। जैसे जैसे क्लैन का साइज और स्ट्रेंथ बढ़ी, वैसे ही उनमें युद्ध भी शुरू हो गए और कई से वैम्पायर्स ने क्लैन को छोड़ दूर कहीं जाकर अपने ही क्लैन को एस्टैब्लिश कर लिया। एम्ब्रोजियो और उसके साथ बचे वैम्पायर्स का क्या हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि एम्ब्रोजियो आज भी फ्लोरेंस में रहता है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो में से कुछ नई इंफॉर्मेशन गैदर की होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आगे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।